नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी ऑफिशियल में। दोस्तों, अगर आप रीट एग्ज़ाम 2022 की तैयारी करना चाहते हैं तो जैसा कि आपको पता होगा कि रीट भर्ती के अंदर अपने को दो लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। जो लैंग्वेज अपने फर्स्ट लेते हैं वो लैंग्वेज अपने सेकंड नहीं ले सकते। सेकंड लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज अलग अलग होनी चाहिए। मित्रों, अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे सेकंड लैंग्वेज हिंदी लेनी है, सेकंड लैंग्वेज अगर आपको हिंदी लेनी है तो उसके अंदर एक अपनी यूनिट आती है, फोर्थ यूनिट, जो कि 5 नंबर की है। और उसके अंदर जो टॉपिक है वो है विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य। तो उस यूनिट से संबंधित एग्जाम के अंदर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करके पढ़ते हैं तो वो बहुत सारा कुछ करवा देते हैं, अलंकार करवा देते हैं, रस करवा देते हैं, छंद करवा देते हैं, बहुत डीप का करवा देते हैं। लेकिन अगर आप प्रश्न देखोगे कि किस प्रकार के प्रश्न आरबीएससी बोर्ड ने पूछे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस यूनिट का पैटर्न क्या है। तो दोस्तों, आज हम आरटेट 2011, आरटेट 2012, रीट 2015, रीट 2017 और रीट 2021 के जो पेपर हुए हैं और उनके अंदर हिंदी लैंग्वेज सेकंड में जो यूनिट है भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाव सौंदर्य, यूनिट नंबर 4, उसके प्रीवियस ईयर के अपने क्वेश्चन पेपर हल करेंगे विद ऑफिशियल आंसर की के साथ। अगर मित्रों ये आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यह मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इस यूनिट में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको ये पता चलेगा कि हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वीडियो की। तो दोस्तों, रीट जो आरटेट 2011 हुई थी उसके अंदर जो सेकंड जो लैंग्वेज हिंदी थी उसके अंदर विचार सौंदर्य, नाव सौंदर्य, पद्यांश नहीं दिया गया था, वो गद्यांश दिया गया था। तो जो पद्यांश है वो आरटेट 2012 में दिया गया था। तो ये जो अपने आज शुरुआत कर रहे हैं ये है आरटेट 2012 लेवल फर्स्ट का जो पेपर है उसके अंदर जो अपना पद्यांश आया है, भाव सौंदर्य, नाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, उसकी अपने चर्चा करते हैं। तो देखिए मित्रों, मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ कि निम्न पद्यांश को पढ़कर ये अपने को प्रश्न संख्या 85 से 90 के उत्तर देने हैं। तो ये क्या पूछा गया, क्या दिया गया है, ये पढ़ते हैं अपने कि जिस दिन मेरी चेतना जगी, जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में, हर एक यहाँ पर एक बुलावे में बुला, हर एक लगा है अपनी अपनी डेले में, कुछ देर हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहाँ क्या करूँ यहाँ जाऊँ किस जा, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया उस रेले में, क्या बाहर की ठेला पहली ही कुछ कम थी, जो भीतर भी भावों का ऊहा पोह मचा, जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला। तो ये जीवन से संबंधित एक पद्यांश दिया गया है। तो अपने इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं कि जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, कि मेरे चेतना जिस दिन जगी मैंने क्या देखा, मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में। कवि कह रहा है कि मैं इस दुनिया के मेले में खड़ा हुआ हूँ, अकेला हूँ, हर एक यहाँ पर एक बुलावे में भूला, मैं इस भूल भुलैया में भूलता जा रहा हूँ सब कुछ, हर एक लगा है अपनी अपनी देले में, यहाँ हर कोई व्यक्ति है वो अपनी अपनी सुनाने में लगा हुआ है, कुछ देर रहा कब कब चंका सा, आ गया कहाँ क्या करूँ या कहाँ जाऊँ जिस जा। कवि कह रहा है कि कुछ देर तो मैं हक्का बचक्का चौकन्ना रहा, फिर ये मैंने सोचा कि मैं कहाँ आ गया, क्या करूँ, अब कहाँ जाऊँ, फिर एक तरफ से आया तो धक्का सा, मैं भी बहना शुरू किया उस रेले में, कि जैसे तैसे मैं भी इस जीवन रूपी संसार में आगे बढ़ता गया, क्या बाहर की ठेला पहले ही कुछ कम थी, जो भीतर भी भावों का ऊहा पुहा मचा। ऊहा पुहा का मतलब होता है विचारों का जो बढ़ाव होता है उसको बोलते हैं ऊहा पोह। जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला,
जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या भला बुरा। कि मैं यह नहीं देखता चला गया, जीवन में कर्म करते करते चला गया कि क्या भला है और क्या बुरा है। तो ये मित्रों पद्यांश था। अब इससे संबंधित अपने प्रश्न देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है वो पूछे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। ये देखिए मित्रों, पहला प्रश्न है 85 नंबर का कि इस पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। बाहर की ठेला पेली, हक्का बक्का भुचंका सा, दुनिया के मेले में और जीवन की आपाधापी में। तो इस भाव का केंद्रीय भाव क्या है, बाहर की ठेला पेली है या हक्का बक्का भुचंका सा, दुनिया के मेले में या जीवन की आपाधापी। तो ये देखिए यहाँ पर ये इसका जो है ना, ये देखो जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला। आपाधापी का मतलब क्या है मित्रों, आपाधापी का मतलब है कि हर कोई अपनी अपनी देले में लगा है और हर कोई अपना अपना कर्म कर रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या माना है, जीवन की आपाधापी में। अब 86 नंबर का प्रश्न है कि अपनी अपनी देले का आशय है। अपनी अपनी देले का क्या आशय है, स्वार्थ साधना, उधार लेना देना, हिसाब किताब या मांगना लौटाना। तो अपनी अपनी देले में यहाँ हर कोई अपनी अपनी देले मतलब अपना अपना स्वार्थ साध रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। हक्का बक्का से किसका ध्वनि साम्य है। मित्रों ऐसा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ध्वनि साम्य मतलब हक्का बक्का जो ध्वनि है वो नीचे दिए गए शब्दों में किस ध्वनि से मैच कर रही है या मिलान कर रही है। तो ठेला पेली नहीं है, भौचक्का, ऊहापो है, उबल चला। तो देखो हक्का बक्का भौचंका, ये आ प्रत्यय, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे इस काव्यांश की विधा है। तो इस काव्यांश की विधा क्या है मित्रों, तो देखिए इसमें विधा है मतलब ये ए कविता है या गजल है या नई कविता है या गीत है। तो इस प्रश्न को आरबीएससी बोर्ड ने डिलीट कर दिया था, इसमें बोनस मिला था। अब 89 नंबर का प्रश्न है, इस काव्यांश में चित्रण है। इस काव्यांश में किसका चित्रण है, मनुष्य की स्वार्थपरकता का, मेले का, जीवन की भागदौड़ का और बाहरी द्वंद का। तो जैसे हमने ये कविता पढ़ी है तो इसमें अपने को क्या प्रतीत हो रहा है कि जीवन की भाग दौड़ का है, कि हर कोई यहाँ अपनी अपनी देले में अपना अपना स्वार्थ साध रहा है, कर्म करते जा रहा है, भाग दौड़ रहा है। मनुष्य आ जाता है उसको ये पता नहीं होता है कि मेरा आखिर लक्ष्य क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जीवन की भाग दौड़ का। अगला प्रश्न 90 नंबर का, यह काव्यांश प्रेरित करता है। यह काव्यांश किसके लिए प्रेरित करता है, आत्मावलोकन के लिए, विश्राम के लिए, ज्ञान संचय के लिए, आलोचना के लिए। आलोचना तो यहाँ मित्र है ही नहीं, किसी का आलोचना करना, विश्राम भी नहीं है, ये भी नहीं है कि जीवन में रुक जाइए कुछ कीजिएगा मत। ज्ञान संचय के लिए ऐसा नहीं है कि ज्ञान संचय अपने करना है, आत्म अवलोकन के लिए बिल्कुल सही है। आत्मा अपने खुद का अवलोकन करना है कि अपने यहाँ जीवन में क्यों आए हैं, अपना मकसद क्या है। तो इस प्रकार के ये जो आरटेट 2012 का जो फर्स्ट लेवल का पेपर था मित्रों, उसकी जो सेकेंड लैंग्वेज हिंदी का पेपर हमने हल किया है। अब आगे हल करते हैं। अब है दोस्तों आरटेट 2012 लेवल सेकंड और हिंदी भाषा सेकंड का जो यूनिट है, फोर्थ यूनिट, उसका जो भाव सुंदर, नाम सुंदर, विचार सुंदर वाला जो 5 प्रश्न है वो हल करते हैं। अब कौन सा इसमें क्या दिया गया पद्यांश कि मैंने कवि क्या करा, निम्न काव्यों को बढ़कर प्रश्न संख्या 68 से 73 के उत्तर देने अपने को। मैं नहीं चाहता चीर सुख, कवि क्या कह रहा है, मैं नहीं चाहता चीर सुख, चाहता नहीं अविरल दुख, सुख दुख की आंख मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन से ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन, जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति सुख से, मानव जग में बंट जावे, सुख दुख से ओ सुख दुख से, दुख सुख से ओ सुख दुख से, अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख है उत्पीड़न, सुख दुख की निशा दिव्य में सोता जागता जग जीवन। तो ये क्या कह रहा है, एक बार अपने इस पद्यांश को फिर से पढ़ते हैं।
मैं नहीं चाहता चीर सुख। चीर का मतलब क्या है मित्रों? लगातार। कवि कह रहा है कि मैं लगातार सुख नहीं चाहता, चाहता नहीं अविरल दुख, और लगातार दुख भी नहीं चाहता। सुख दुख की आंख मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। ये सुख दुख की आंख मिचौनी है, जीवन में चलती रहती है। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। कि सुख और दुख का जो मिलन होता है उसी से यह जीवन परिपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि जीवन में अकेला ही सुख हो, तो दुख भी होने जरूरी है। फिर गन से ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो गन। जिस प्रकार बादलों में चंद्रमा छुप जाता है, कभी कभी चंद्रमा से, कभी बादलों से चंद्रमा बाहर निकल आता है, ऐसे ही सुख दुख का मिलन चलता रहता है। जग पीड़ित है अति दुख से। कवि कह रहा है कि ये जो संसार है वो अति दुख से पीड़ित है और अति सुख से भी पीड़ित है। मानव जग में बंट जावे सुख दुख में, सुख दुख से ओ दुख सुख से। कि दुख है वो सुख और सुख दुख आपस में बंट जावे। अविरत दुख है उत्पीड़न। कवि कह रहा है कि जो लगातार अविरत दुख है वो उत्पीड़न है, अविरत सुख भी उत्पीड़न है। सुख दुख की निशा दीव में, सोता जागता जग जीवन। इस सुख और दुख की जो दिन और रात के समान है, कभी दिन कभी रात, इसी प्रकार कभी सुख कभी दुख, इसमें जो जीवन है वो कभी सोता जागता है। तो ये था मित्रों पद्यांश। अब इसके अपने प्रश्न हल करते हैं। तो इसमें पहला है कि कवि चीर सुख या चीर दुख क्यों नहीं चाहता। हमने पढ़ा है कि कवि ऊपर कह रहा है नहीं मैं नहीं चाहता चीर सुख, चाहता नहीं मैं अविरल दुख। तो कवि चीर सुख या चीर दुख क्यों नहीं चाहता? तो चीर सुख या चीर दुख संभव नहीं है। चीर दुख असहनीय होगा, सुख की अति घातक होगी, दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। मित्रों अब इसको अपने पढ़ते हैं तो अपने को यह लगता है कि कवि चीर सुख या चीर दुख क्यों नहीं चाहता, क्योंकि चीर सुख या चीर दुख संभव नहीं है, यही होना चाहिए। लेकिन इसका जो आंसर है वो माना है विभाग ने, वो माना है कि दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। अगला प्रश्न है, कवि मानव के लिए किस स्थिति की कामना करता है? कवि मानव के लिए किस स्थिति की कामना करता है? कि दुख और सुख परस्पर बंट जावे, वह बहुत सुखी हो, वह दुखी न हो, वह समृद्ध हो। तो कवि मानव के लिए क्या कामना कर रहा है? ऊपर हमने पढ़ा है कि सुख दुख परस्पर बंट जावे, सुख और दुख है वो परस्पर है वो बंट जावे, यही मानव जीवन में कामना करता है। अब देखिए मित्रों, इस काव्यांश में नाद सौंदर्य की दृष्टि से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? नाद सौंदर्य। नाद क्या होता है मित्रों? नाद का मतलब होता है गर्जना। जैसे अपने कविता को पढ़ते हैं ना तो अपने को गर्जना की आवाज आती है। जैसे मैं एक लाइन बोलता हूँ, हया रुंड गिरे गज झुंड गिरे कटकर अवनी पर सुंड गिरे। तो इसमें देखो ये डै डै की आवाज है, वो ये दबाव दे रही है कविता के अंदर, तो वही नाद होता है। तो इसमें कौन सा विकल्प उपयुक्त है? रूपक। रूपक नहीं है। उत्प्रेक्षा, उपमा, अंत्यानुप्रास है वो इसका सही उत्तर होगा। अंत्यानुप्रास ये अलंकार है। अगला 71 नंबर का प्रश्न कि कवि ने सुख और दुख का साम्य किसे बताया है? सुख और दुख का साम्य किसे बताया कवि ने? सुख और दुख का साम्य, तो ये देखिए मित्रों यहां पर है, देखिए सुख दुख की निशादीव में, सुख दुख की निशादी मतलब दिन और रात। तो चांद सूरज शशि गण ठंडा गर्म दिन और रात को बताया। अब इसका जो लास्ट प्रश्न है वो है, कवि ने सुख और दुख का साम्य किस, ये हो गया सॉरी, इस काव्यांश में प्रमुख भाव है। तो भाव है इसका, किसका भाव है मित्रों? इस काव्यांश में प्रमुख भाव है वैराग्य का भाव है, श्रृंगार का भाव है, वीरता का भाव है, संतुलन का भाव। वैराग्य का मतलब होता है, वैराग का यहाँ पर कोई वर्णन नहीं है, श्रृंगार का भी नहीं है, वीरता भी नहीं है, संतुलन है। सही है, संतुलन है कि दुख और सुख परस्पर बंट जाए, मतलब जीवन में संतुलित रहे। ऐसा नहीं हो कि दुख कभी ज्यादा हो, ऐसा नहीं हो कि दुख ही दुख चलते रहे, जीवन में सुख आए ही नहीं। तो सुख और दुख का जो संतुलन है वो बना रहे, ये इसका वीरता का भाव है। अब अगला प्रश्न है, सुख और दुख में ध्वनि साम्य वाला शब्द है, मतलब सुख और दुख में जो ध्वनि आ रही है वो इनमें किस में आ रही है? अविरत में नहीं है, आंख में नहीं है, उत्पीड़न में नहीं है, मुख। देखो मित्रों, सुख दुख और मुख, तो इसका ये सही उत्तर हो जाएगा।
अब दोस्तों रीट 2015 लेवल फर्स्ट का जो ये नान सुनरे वाली यूनिट का जो प्रश्न है वो हल करेंगे अपने। तो ये मैं पढ़ता हूँ, जो पद्यांश है वो दिया गया, क्या दिया गया है कि क्षमा क्षोभ शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुन्य के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गया शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंदा मूड बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। तो ये क्या है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, कि उस सांप को क्षमा शोभती मतलब क्षमा उस सांप को शोभा देती है जिसके पास गरल हो। गरल का मतलब क्या है यहाँ पर, विष है। उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। अब जिस सांप के पास विष ही नहीं है तो वो क्षमा करे या न करे उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, सिंधु के नदी के किनारे जब या जो सागर के किनारे रघुपति भगवान राम है वो उससे रास्ता मांगते हैं लंका जाने के लिए, पड़े बैठते रहे छंद अनुन्य के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी नहीं उठा सागर से, उठी अधीर धधक पुरुष की आग राम के सर से। जब एक भी नाद सागर से नहीं उठा, मतलब जो सागर राजी नहीं हुआ रास्ता देने के लिए, उठी अधीर धधक पुरुष की आग राम के सर से। तो राम की जो सर है, बाण है, उतावले हो गए सागर का विनाश करने के लिए। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गया शरण में। जो सिंधु नाम का सागर है वो त्राही त्राही करता भगवान राम की शरण में आ गया। चरण पूजत दासता प्रहण की बंदा मूड बंधन में, चरण पूजने लगा। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की। तो जो सर का मतलब बाण में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन से पूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। तो अब ये समझ में आ गया होगा। अब इसके अपने प्रश्न हल करते हैं। तो ये पहला प्रश्न है कि उपयुक्त काव्यांश में प्रथम चरण का भाव है। प्रथम चरण का भाव क्या है? प्रथम चरण मित्रों ये रहा, जो पहला चरण है कि क्षमा क्षोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। प्रथम चरण ये है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। इसका भाव क्या है कि क्षमा करना भुजंग का स्वभाव है। क्षमा शक्तिशाली को शोभा देती है। बलहीन व्यक्ति के लिए क्षमा आभूषण है। भुजंग का गरल ही उसकी क्षमा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपको क्या लग रहा है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, कि जो सांप है ना उसका विष ही उसकी क्षमा है। तो ये इसका सही उत्तर, भुजंग का गरल ही उसकी क्षमा है। आगे है ये देखो, तीसरे और चौथे चरण का केंद्रीय भाव कौन सा है? तो तीसरा ये चौथा चरण ये रहा कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, रघुपति सिंधु किनारे बैठे पढ़ते रहे छंद अनुन्य के प्यारे प्यारे। कि अनुन्य विनय से दुष्टों को नहीं समझाया जा सकता। अनुन्य विनय को कभी त्यागना नहीं चाहिए। विनम्रता जीवन का सार है। अनुन्य के प्यारे प्यारे छंद निरर्थक होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा कि विनम्रता है वो जीवन का सार है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, इस काव्यांश की भाषा क्या है? माधुर्य गुणयुक्त किंतु अंत तक पहुंचते पहुंचते ओजपूर्ण, अति सरल, कठिन, समझने में दुष्कर, विषय वस्तु के प्रतिकूल या विपरीत। विषय वस्तु के प्रतिकूल विपरीत है क्या? अति सरल है क्या? माधुर्य गुणयुक्त है या पहुंचते पहुंचते ओज गुण। माधुर्य गुण का मतलब जहाँ पर अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग किया जाए। ओज गुण का मतलब है जिसके अंदर ये डै ढह का प्रयोग किया जाए, ओज गुण हो गया। तो ये देखिए दोस्तों, ये ना क्षमा क्षोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो, सिंधु दे त्राही त्राही करता आ गया शरण में। ये जो भाषा है ना मित्रों, ये क्या है? कठिन है और समझने में क्या है?
दुष्कर है, कम समझ में आ रही है, ऐसा नहीं है कि पढ़ते ही समझ में आ जाए। अब इस काव्यांश में 5, 6, 7 चरण में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? तो 5, 6 और 7 ये रहा। तो ये पढ़ते हैं 5, 6, 7। उत्तर में जब एक नांद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधिक धधक पुरुष की आग राम के सर से, सिंधु देह त्राही त्राही करता आ गया शरण में। तो इसमें क्या होगा? समुद्र की उद्दंडता का, समुद्र के साहस का, राम की सहनशीलता का, राम के पुरुष का। समुद्र के साहस का नहीं है, राम के पुरुष का भी नहीं है, समुद्र की उद्दंडता का है मित्रों ये भाव। अब आगे, विन्य की दीप्ति किस में निवास करती है? तो विन्य की दीप्ति किस में निवास करती है? क्रोध में, सर में, प्रहार करने में या संधि वचन में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? विन्य की दीप्ति प्रहार करने में निवास करती है। अब दोस्तों जो रीट 2015 है वो सेकंड लेवल हिंदी लैंग्वेज सेकंड की जो यूनिट चौथी है उसके 5 प्रश्न अपने पढ़ते हैं। तो ये इसमें दिया गया, निम्न काव्यांश दिया गया है कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कह क्यों चूके, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता ने कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, हे पुत्र पुत्र ही रहे माता कुमाता, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ने देखा मृदुल गात्र ही देखा। तो ये जो केकई जो राम को वनवास भेजने की जिद पर या उसमें की जो बात है कि थूके मुझ पर त्रिलोक्य भले ही थूके, कि मुझको ये जो त्रिलोक है, मतलब जो संसार है, कुछ भी कहे, मुझे भली कहे बुरी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चुके, जिसको कहना है वो कहे, कहने से कतरा क्यों रहे हैं संसार, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, कि मेरे भरत पुत्र का मात्र पद न छीने, ये जो राजपाट है वो न छीने, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता ने कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि माता कुमाता नहीं होती है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे माता कुमाता, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ने देखा मृदुल गात्री देखा, कि मैंने बाह्य मात्र ही देखा है, दृढ़ हृदय राम का नहीं देखा। तो इससे प्रश्न क्या है अपने पढ़ते हैं, ये क्या है, किस बात की ये कह रहा है? ये जो राम और जो केकई है मित्रों, ये केकई राम को कह रही है। तो केकई की किस मानसिक दशा की व्यक्ति उपयुक्त काव्यांश में हो रही है? चिंता, पुत्र प्रेम, पश्चाताप और ग्लानि, क्रोध। तो केकई की किस मानसिक दशा की व्यक्ति यहाँ पे हो रही है दोस्तों? तो जो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मित्रों पश्चाताप और ग्लानि। यहाँ पर जो केकई है वो राम के सामने पश्चाताप और ग्लानि कर रही है, उसको अपनी किए पर पछतावा हो रहा है। अब उपयुक्त काव्यांश का मूल भाव क्या है? उपयुक्त काव्यांश का मूल भाव क्या है? छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, कहते आते थे यही अभी नरदेही, जो कोई जो कह सके बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। तो इसका क्या है मित्रों? यही है, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ने देखा मृदुल गात्र ही देखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा कथन का भाव है। तो बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा कथन का क्या भाव है? कि केकई ने भरत को समझा नहीं, वह भरत की शक्ति को पहचान गई, भरत के मन को न समझ पाई,
वह माता का कर्तव्य न कर सके। तो ये जो कह रही है कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, वो भरत के मन को समझ नहीं पाई। एक्चुअली में जो भरत है वो अपने बड़े भ्राता राम को अयोध्या की गद्दी पर बैठना देखना चाहते थे, बल्कि कैकेयी ने पुत्र प्रेम में कैकेयी फंस गई और उसने राम को वनवास दिला दिया। फिर भरत भी वनवास में रहने लगे थे, इसीलिए वो यहाँ पर कह रही है। इस काव्यांश में मूल विचार क्या है? तो मूल विचार क्या है मित्रों? हे पुत्र पुत्र ही रहे माता को माता, अब कहे सभी हाय विरुद्ध विधाता। हे राम भरत को क्षमा करिए, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। तो इसको मित्रों आरबीएससी ने डिलीट कर दिया था, प्रश्न बोनस दिया था। अगला है, इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य क्या है? तो शिल्प सौंदर्य क्या है मित्रों? शिल्प का मतलब होता है जो सुंदरता या मिठास वगैरह। बाह्य मात्र मृदुल गात्र जैसे तत्सम शब्दों के कारण, सरल और सहज भावा वेगमयी भाषा के कारण, माता ने को माता पुत्र को पुत्र उक्ति के कारण, थूके मुझ पर त्रिलोक्य भले ही थूके उक्ति के कारण। तो शिल्प सौंदर्य है ना मित्रों, ये किस लिए आया है यहाँ पर? सरल और सहज भाव वेगमयी भाषा के कारण। अब है दोस्तों रीट 2017 लेवल फर्स्ट हिंदी भाषा सेकंड की यूनिट 4th। क्या है? अपठित पद्यांश निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 86 से 90 तक के उत्तर दीजिए। तो ये क्या कह रहा है कि मैं जीवन का भीषण दुर्दम प्रलयंकर तूफान लिए हूँ, अपने दिल में मर मिटने का मैं स्वर्णिम अरमान लिए हूँ, जिसको सुन रिपु के दिल टूटे मैं वह गौरव मान लिए हूँ, मुझे मृत्यु भय अरे हथेली पर मैं अपनी जान लिए हूँ। यहाँ पर जो सूरवीर है वो युद्ध भूमि के अंदर बात कर रहा है कि मैं जीवन का भीषण दुर्गम प्रलयंकर तूफान लिए हूँ, अपने दिल में मर मिटने का मैं स्वर्णिम अरमान लिए हूँ, मैं जिसको सुन रिपु के दिल टूटे। रिपु का मतलब दुश्मन, मुझे मरने मिटने का कोई डर नहीं है। और यही बात सुनकर दुश्मनों के दिल टूट रहे हैं, वो थर थर कांप रहे युद्ध भूमि के अंदर। मैं वह गौरव मान लिए हूँ, मुझे मृत्यु भय अरे हथेली पर मैं अपनी जान लिए हूँ। मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, मैं इस युद्ध भूमि के अंदर अपनी हथेली पर जान लिए उतरा हूँ। ये एक सूरवीर, एक योद्धा, एक बलशाली युद्ध भूमि के अंदर बात कह रहा है। तो मित्रों देखो कितनी शानदार कविता है। अब इसके अंदर क्या है, अभी ये पढ़ते हैं अपने प्रश्न कि ऊपर के दो चरणों में नाद सौंदर्य की उपस्थिति। अब देखो मित्रों नाद सौंदर्य मैं आपको बताता हूं। नाद का मतलब होता है गर्जना। अब जैसे मैंने इस कविता को पढ़ा तो गर्जना का भाव आ रहा है, अपने मतलब गरज रहे हैं इस। जैसे देखो, मैं जीवन का भीषण दुर्दम प्रलयंकर तूफान लिए हूँ, अपने दिल में मर मिटने का मैं स्वर्णिम अरमान लिए हूँ, जिसको सुन रिपु के दिल टूटे मैं वह गौरव मान लिए हूँ, मुझे मृत्यु बे अरे हथेली पर मैं अपनी जान लिए हूँ। तो ये देखो मित्रों, दुर्दम, मर मिटने का, दिल टूटे, रिपु, ये जो शब्द आते हैं ना इस प्रकार के, ये नाद सौंदर्य की विशेषता है मित्रों। तो अब देखिए इसके अंदर क्या है, ये नाद सौंदर्य क्या है बताओ। ऊपर के चरणों में नाद सौंदर्य की उपस्थिति है। मैं हूँ शब्दों के कारण नहीं मित्रों, नाद नहीं, मैं हूँ, ये तो वो शिल्प आ गया। जीवन और स्वर्णिम शब्दों के कारण, दुर्दम और प्रलयंकर दब शब्दों के मतलब दबाव रहित, दो दबावपूर्ण शब्द होते हैं ना मित्रों, वो नाद सौंदर्य है। ये इस दुर्दम और प्रलयंकर शब्दों के कारण, बिना कारण के नहीं। कवि ने काव्य में कौन से गुण का प्रयोग किया है? अब देखो मित्रों, कौन सा गुण? कविता को पढ़ने पर कुछ गुण होते हैं, ओज गुण, ठीक है, माधुर्य गुण, और होता है प्राची गुण। तो मतलब ओज गुण क्या होता है? जिस कविता को पढ़ते हैं ना, पढ़ने पर अपने को वीरता का भाव आए, ऐसे रणभूमि की फीलिंग आए, वो होता है ओज गुण। माधुर्य गुण में ऐसा नहीं होता है। माधुर्य गुण वो जहाँ होता है जहाँ पर प्रेम संबंधी बात की जाती है, जिस प्रकार राधा गोपियां कृष्ण के लिए जो बात कह रही है, वो माधुर्य गुण आ गया। तो इसमें देखो मित्रों ओज गुण आएगा, ओज गुण है यहाँ पर। कवि गौरवमान क्यों हो रहा है? तो गौरवमान क्यों हो रहा है बताओ? शत्रुओं की मत तोड़ने हेतु, दिल बहलाने हेतु, नर्तन करने हेतु, ईश्वर को प्रसन्न करने हेतु कवि गौरवमान इसलिए हो रहा है कि वो शत्रुओं की मत तोड़ रहा है, हिम्मत तोड़ना चाहता है कि मुझे
मुझे मृत्यु ब्याह अरे हथेली पर मैं अपनी जान लिए हूं, मैं स्वर्णिम अरमान लिए हूं, जिसको सिन रिपु के दिल टूटे। काव्यांश की अंतिम दो पंक्तियों में कवि की भावना प्रकट होती है। अंतिम दो पंक्तियां कौन सी है? मुझे मृत्यु भय अरे हथेली पर मैं अपनी जान लिए हूं, मुझे किसी की भय नहीं है, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। तो यहाँ पर कायरता नहीं है मित्रों, प्यार भी नहीं है। प्यार थोड़ी ना बता रहा है कि प्यार थोड़ी ना जता रहा है दुश्मनों के ऊपर, पलायन नहीं कर रहा है, वो भाग नहीं रहा है। बहादुरी वीरता की बात कर रहा है कवि कि मुझे मृत्यु भय अरे हथेली पर मैं अपनी जान लिए हूं। कवि दिल में किस प्रकार का स्वर्णिम अरमान लिए है? किस प्रकार का? भाग जाने का, आत्मसमर्पण करने का, पुष्प देने का, या मर मिटने का? तो ये यहाँ देखिए मित्रों, मैं स्वर्णिम, ये देखिए, प्रलयंकर तूफान लिए हूं, अपने दिल में मर मिटने का मैं स्वर्णिम अरमान लिए हूं। तो किसके लिए मित्रों? मर मिटने के लिए कवि स्वर्णिम अरमान लिए फिर रहा है। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे जो रीट 2017 का सेकंड लेवल, लैंग्वेज सेकंड, यूनिट नंबर 4, भाव सौंदर्य, नाद सौंदर्य, विचार सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। तो ये जो काव्यांश दिया गया है, पद्यांश या काव्यांश, क्या है कि युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, युद्धों की ही एक कहानी, शांति कहाँ है शांति, यहाँ तो नित्य रिपुओं से लड़ना है, नित्य उलझना समर रांगण में, सीना ताड़े अड़ना है। भोले भाले सीधे साधे नहीं यहाँ पर जीने पाते, जो लड़ते आगे बढ़ते हैं वे ही जीवन गाना गाते। नहीं मिली यहाँ शांत बैठने को हमको अनमोल जवानी, युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, युद्धों की ही एक कहानी। तो ये देखिए मित्रों, क्या कह रहा है? युद्धों के बारे में बात हो रही है, दुश्मनों के, वही जो हम पहले पढ़ के गए हैं उसी से रिलेटेड है। युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, युद्धों की ये कहानी, शांति कहाँ है शांति? यहाँ तो नित्य रिपुओं से लड़ना है, कि जीवन में शांति कहाँ है? नित्य दुश्मनों से लड़ना है, नित्य उलझना समरांगण में, सीना ताड़े अड़ना है। भोले भाले सीधे साधे नहीं यहाँ पर जीने पाते, जो लड़ते आगे बढ़ते हैं वे ही जीवन गाना गाते। नहीं मिली यह शांत बैठने को हमको अनमोल जवानी, युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, युद्धों की ही एक कहानी। तो देखिए मित्रों, पहला प्रश्न है पद्यांश की भाषा है। तो भाषा है वो प्रसाद गुण है, श्रृंगारिक युक्त गुण है, माधुर्य गुण है, या ओज गुण है? अभी हम पहले ही जो इससे पहले पद्यांश पढ़ के गए थे कि जहाँ गर्जना हो, युद्धों की बात हो, वहां पर कौन सा गुण होता है? ओज गुण होता है। ओज गुण यहाँ पर क्यों हो रहा है? ये देखो मित्रों, युद्ध, जो युद्ध शब्द है ना, युद्ध शब्द है, सम्रांगण है, बढ़ते हैं, बैठने, जवानी, कहानी, ऐसे शब्दों के कारण ओज गुण है यहाँ पर। अब आगे है, कवि के अनुसार इस युद्धरत दुनिया में नहीं जी पाते हैं। कौन नहीं जी पाते हैं? भोले भाले व सीधे साधे लोग, चतुर चालाक लोग, साहसी व बहादुर लोग, पूंजीपति व ताकतवर लोग। तो कवि ने क्या कहा है मित्रों कि भोले भाले सीधे साधे नहीं यहाँ पर जीने पाते, भोले भाले व सीधे साधे। शांति कहाँ है शांति में कवि का भाव है। तो यहाँ पर कवि का किसका भाव है मित्रों? क्रोध है, श्रृंगार का, विस्मय का, विप्सा का। तो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है ना, विस्मय का भाव कर रहा है यहाँ पर कवि। पद्यांश में समासिक चिन्ह युक्त चरण है। समास कहाँ है? तो पहला व दूसरा, पांचवा व छठा, सातवां, दसवां, 11वां, 12वां। तो पहला दूसरा, तो पहली दूसरी लाइन क्या है मित्रों? पहली दूसरी है युद्ध निरंतर युद्ध विश्व, युद्धों की एक कहानी। तो इसमें तो अपने को कोई समास नहीं दिख रहा है। पहले दूसरे के बाद में है मित्रों पांचवा छठा। तो पांचवें छठे में देखिए, नित्य उलझना समरांगण में, सीना ताड़े अड़ना है। तो समरांगण, समरांगण शब्द में तो समास है, लेकिन सीना ताड़े अड़ना में नहीं है। आगे है सातवां, दसवां। तो सातवें में देख मित्रों, भोले भाले सीधे साधे नहीं यहाँ पर जीने पाते। सॉरी, ये समरांगण में भी मित्रों समास नहीं है। तो भोले भाले सीधे साधे, ये देखिए मित्रों, भोले भाले और सीधे साधे, इसमें कौन सा समास है? तो भोले भाले आदि, तो ये कौन सा है? अविभाव तत्पुरुष द्वंद्व, द्वंद्व समास है मित्रों, भोले भाले और सीधे साधे में। तो इसका हो जाएगा सातवां और
10वां में, 11वें 12वें में नहीं है। कवि विश्व को युद्धों की एक कहानी मानता है। क्यों मानता है यह कहानी? कवि विश्व को युद्धों की एक कहानी मानता है। क्यों? क्योंकि इसमें युद्ध सतत रूप से चल रहे हैं, व्यापार निरंतर बढ़ता जा रहा है, गांधी जैसे लोग दुनिया में दुर्लभ है, विचार संकीर्ण हो गए हैं। कवि विश्व युद्धों की कहानी मानता है क्योंकि जीवन के अंदर या विश्व के अंदर युद्ध है वो निरंतर रूप से चल रहे हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे रीट 2021 में जो हाल में हुई है उसका लेवल फर्स्ट और हिंदी भाषा सेकंड भाव सुंदरी ना सुंदरिया वाली यूनिट। तो क्या आया था अब की बार, ये पद्यांश देखते हैं अपने कि बीती विभागरी जागरी अंबर पन घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी खग कुल कुल सा बोल रहा किसलिया का अंचल डोल रहा लोई है लतिका भी भर आई मधु मुकुल नवल रस गागरी अदरों में राग अमंद पिए अलकों में मलियज बंद किए तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे विहागरी। क्या कह रहा है कवि? यहां पर कह रहा है कि बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी, विभावरी का मतलब रात, जो रयन है, जो बीती विभागरी जागरी, कि जो यहाँ पर जो अपनी एक सखी है वो अपनी सखी से कह रही है कि बीती विभागरी जागरी, कि रात चली गई है अब आप जागिए। अंबर पन घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, जो अंबर है, आकाश है, वो अपने अंदर डुबो रही है तारा घट उषा नागरी, कि तारा घट तारों को डुबो रही है, तारों को डुबो रही है। और उषा है मतलब जो लाल लाल सूर्य का जो प्रकाश है वो आ रहा है अभी। खग कुल 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 सा बोल रहा, कि जो खग है, खग का मतलब जो पक्षियों का जो कुल है, सभी पक्षी है विभिन्न प्रकार के, वो कुल कुल सा बोल रहा, वो बोल रहे हैं। किसलिया का अंचल डोल रहा लोया लतिका भी भर आई। लतिका का मतलब होता है कि जो लाल प्रकाश होता है सूर्य, जो सूर्योदय के समय, वो मधु मुकुल नवल रस गागरी अदरों में राग अमंद पिए अलकों में मलियज बंद किए तू अब तक सोई है आली, कि जो सखी, आली का मतलब होता है मित्रों सखी, एक अली का मतलब होता है भोरा और आली का मतलब होता है सखी। कि क्या कह रहा है कि आप अभी तक अलकों में मलियज बंद किए, मलियज बंद किए तू अब तक सोइए आली आंखों में भरे विहागरी, कि आप अभी तक सो रहे हैं आंखों में अपने सपने लिए, आप जागिए। क्या हुआ? भोर हो गई है, सूर्योदय हो चुका है। तो अब इससे संबंधित जो क्या प्रश्न पूछे थे वो देखते हैं कि बीती विभावरी वाक्यांश में किसका वर्णन किया है? चिड़िया का, बालिका का, पुरुष का या प्रकृति का? तो बीती विभावरी में किसका वर्णन किया गया? यहाँ पर प्रकृति का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत कविता में किसे जागने के लिए कहा गया है? कि जो किसे जागने के लिए कहा गया? अंबर को, उषा को, तारकगण को या आली को? ये देखिए मित्र, तू अब तक सोई है आली, मतलब आली को ही तो जागने के लिए कहा गया है। अब पंक्ति 1 से 4 में नाद सौंदर्य को व्यक्त करने वाला शब्द है। तो 1 से 4, तो 1 से 4 देखिए। बीती विभागरी जागरी अंबर पन घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी खग कुल 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 सा बोल रहा। तो देखो खग कुल 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 सा बोल रहा, तो इसमें किसको है? नाद सौंदर्य कहाँ होगा? कुल कुल में होगा। मधु मुकुल नवल रस गागरी वाक्य में अलंकार है, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक या रूपक। तो इसमें मित्रों कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। संपूर्ण कविता में उद्बोधन है। इस कविता में किसको उद्बोधन किया गया है? गति से स्थिरता की ओर गमन हेतु, स्वर से सन्नाटे की ओर गमन हेतु, निष्क्रियता से सक्रियता की ओर गमन हेतु, प्रकाश से अंधकार की ओर गमन हेतु। तो देखिए मित्रों, निष्क्रियता मतलब जो सोई हुई है सखी उसको जगा रहे हैं, वो निष्क्रिय अवस्था में है, उसको सक्रिय अवस्था में कर रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या माना है? निष्क्रियता से सक्रियता की ओर गमन हेतु। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं जो रीट 2021 लेवल सेकंड हिंदी लैंग्वेज सेकंड की यूनिट 3rd या 4th है उसके बारे में। तो देखिए जो पद्यांश आया वो क्या आया है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे,
कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो कितनी मित्रों शानदार कविता है। क्या कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना न गा पाएंगे, कि हम जो पंछी है पक्षी है वो उन्मुक्त गगन के मतलब खुले आसमान के हैं, पिंजर बंद न गा पाएंगे। हम पिंजरों में बंद करके जो एक खुले आकाश में उड़कर हम जो गाते हैं वो पिंजरों में बंद होकर न गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जो ये सोने की जो जंजीरें हैं बाहर, जो पिंजरा है, पिंजरे की जो जंजीरें हैं सोने की, उन तिलियों से हमारे जो पुलकित कोमल कोमल पंख है वो टकराकर टूट जाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। जो ये सोने रूपी श्रृंखला है इसमें बंध कर हम अपनी गति उड़ान सब भूल चुके हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब तो जो हमें सपने ही आ रहे हैं, किसके? तरु का मतलब होता है वृक्ष या पेड़, पेड़ की जो फुनगी है मतलब जो डाली है उसके ऊपर हम कभी झूलते थे, वो तो अपने सपनों में भी है। हम बहता जल पीने वाले, हम तो नदियों का खुला पानी पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, कहीं भली है कटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा से। कि आपके सोने की जो कटोरी में जो आप मैदा डाल रहे हो या जो रोटी दे रहे हो हमें, उससे तो मैं जो एक खुले आकाश में उड़कर हम जो कटुक मतलब कड़वी निम्बोरी, जो निम्बोरी होती है ना जो नीम के लगती है, वो ही हमें इससे अच्छी लगती है। तो अब इसमें उपयुक्त कविता का केंद्रीय भाव क्या है ये मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अब देखिए, स्वतंत्रता प्रेम है, देश प्रेम है, मातृशक्ति है या समाजवाद है। तो क्या होगा मित्रों? स्वातंत्र्य प्रेम। कहीं भली है कटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा में, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, संदेह, अनुप्रास, श्लेष। तो ये देखो मित्रों, क काफी जो वर्ण है बार बार आ रहे हैं, कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें। पंक्ति में स्वर्ण श्रृंखला किसे कहा गया है? वैभव विलास युक्त गुलामी को, वैभव रहित गुलामी को, सोने की जंजीरों को, संपन्नता के सुख को। तो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपने गति उड़ान से भूले। स्वर्ण श्रृंखला है वो क्या है? वैभव विलास युक्त जो गुलामी है उसको कहा गया। निम्न में तद्भव शब्द है, तद्भव कौन है? स्वर्ण, कटुक, पंछी, किरण। तो मतलब देखिए मित्रों, स्वर्ण तत्सम होता है, स्वर्ण का होता है सोना, तद्भव। पंछी तद्भव तत्सम है, और पंछी का क्या होता है? पक्षी है, वो तद्भव है। तो कटुक, कटुक का होता है कांटा, कटुक ये तत्सम है, कांटा हो गया तद्भव। किरण, किरण, जो किरण है वो होता है तत्सम, तद्भव क्या हो जाएगा इसका? किरण। तो ये मित्रों हमने आरटेट 2012, रीट 2015, रीट 2017 और रीट 2021 में जो हिंदी भाषा सेकंड लैंग्वेज के जो यूनिट जो थर्ड है वो हमने अच्छे से पढ़ी है। भाव सौंदर्य, नाम सौंदर्य, विचार सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य। मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी और काफ़ी आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।